हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई होप कि आप सब मेरे साथ ये कोर्स एंजॉय कर रहे हैं, मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने डिटेल डिस्कशन की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इन केस आपको अभी भी नॉमेनक्लेचर नहीं आता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज वो लेक्चर्स को देखिए, 17 लेक्चर हैं टोटल, स्टार्टिंग करते हुए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, और फिर नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो वो लेक्चर्स मिस नहीं करना। अगर आपको नहीं आता नॉमेनक्लेचर तो प्लीज उनको जरूर देखिए और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब इस पार्ट 2 के अंदर हमने नया टॉपिक शुरू किया है और वो है आइसोमेरिज्म। तो लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कौन से दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 6 टाइप्स होते हैं। पहले दो हमने लेक्चर 1 में ही सीख लिए थे, चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड लेक्चर में हमने सीखा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और अब हमारे पास सिर्फ एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना रह गया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब ये जो टॉटोमेरिज्म है इसको मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ, इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ और वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब ये कंसेप्ट क्या है? वेल, ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आपको डिफरेंट आइसोमर्स बनाने होंगे वेरियस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। तो आपको एग्जाम में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि बताओ इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। मेरे लिए बनाना आसान है, जब मैं आपको बताती हूँ तो आप फटाफट उसको कॉपी में लिख भी लेते होंगे। मगर जब आपको एग्जाम में आएगा तो आप कैसे सोचेंगे कि इसका ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। वेल, वहां पे ये आपको कंसेप्ट जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज हम ये कंसेप्ट सीखेंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की साथ साथ में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो ये कंसेप्ट है, हम इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं, हम इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं, हम इस इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले आज हम ये लेक्चर इन वर्ड्स का मीनिंग समझने से ही शुरू करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट कुछ पहले ही क्लियर हो जाएगा और जैसे जैसे हमारी लर्निंग और प्रोग्रेस करेगी तो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, राइट। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब कि कोई एक ऐसी चीज होने वाली है जो कि डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है कुछ आइसोमेरिज्म को स्टडी करने में, राइट। अब ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है हम इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमारा मीनिंग क्या है? तो आप लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया था तब वहां पे हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, या सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे कि मैं ये इथेन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें आप क्या देखते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो मतलब ये है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल में सब सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पे सब सिंगल बॉन्ड्स हो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इथीन पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और साथ में दो हाइड्रोजन हैं जिनके साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल या इस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो नहीं प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। सिमिलरली अगर मैं इथाइन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन्स के बीच में, राइट। अगेन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स तो नहीं है, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया? एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट आज हम स्टडी करने वाले हैं, इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी। जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी उसका मतलब होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उतनी ज्यादा।
इसका मतलब कि जितनी ये वैल्यू ज्यादा उतने एक मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे। ऑलराइट, अब इसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, इथेन का C2H6 है, ठीक है, इथीन का क्या है, C2H4 है, और इथाइन का क्या है, C2H2 है। राइट, जब हमने इथेन से इथीन बनाया तो हमारे पास क्या है, एक पाई बॉन्ड बना, ठीक है, पाई बॉन्ड बना और हाइड्रोजन कितने कम हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इथीन से जब हमने इथाइन बनाया तो एक और पाई बॉन्ड बन गया, राइट, तो एक और पाई बॉन्ड बन गया और 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम पाई बॉन्ड्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज कर रही है और हाइड्रोजन का नंबर कम हो रहा है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज कर रही है जब बॉन्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। कहां से, जीरो से लेके हम से जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज करेगी उस स्ट्रक्चर के अंदर। एक मिनट, इसको पहले क्लियर कर दे सो दैट कि आपको नीचे का सब कुछ दिखाई दे सके। उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे सकते हैं और उतने ही कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन कम दिखाई देंगे। ठीक है, ये समझ में आया इसका मीनिंग क्या है। अब इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये वैल्यू हमें पाई बॉन्ड्स के बारे में बताने वाली कि मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब वो पाई बॉन्ड्स हमें जब जान लेंगे कि कितने उसके अंदर पॉसिबल हैं, उससे हम उस मॉलिक्यूल का वो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अगर उसके आइसोमर्स बन सकते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उसके हम कैसे आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, कैसे, ये अब हम एग्जांपल्स के साथ समझोगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू आती है वो वैल्यू कहाँ से आती है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaHbNcODXe। तो इसमें ये कार्बन है C, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O और हेलोजन X। तो जनरली ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी किया तो आपने देखा है कि नॉर्मली जो कंपाउंड्स होंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद नाइट्रोजन हो सकता है जैसे अमीन्स हो सकता है, अमाइड्स हो सकता है, ऑक्सीजन है, हमारे पास एल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर्स है, हेलोजन एटम्स जैसे कि हेलाइड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास प्रेजेंट है। कई आपने वहां पे एग्जांपल्स में सल्फर को स्टडी किया है जैसे कि थायो अल्कोहल्स में स्टडी किया था, तो सल्फर भी हो सकता है, पर जनरली हमारे पास ये होते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास अब इनको यूज करके जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट में फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है C-H/2 - X/2 + N/2 + 1। जितने आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम हैं उसमें से जितने हाइड्रोजन के एटम है उसको 2 से डिवाइड करके माइनस कर दो, जितने हेलोजन के एटम है उसको 2 से डिवाइड करके माइनस कर दो, जितने नाइट्रोजन के एटम है उसको 2 से डिवाइड करके ऐड कर दो। हेक्स हाइड्रोजन और हेलोजन माइनस कर दो, नाइट्रोजन ऐड कर दो और जो आंसर आया उसमें +1 कर दो। तो इससे आपके पास एक डीबीई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो डीबीई की वैल्यू आएगी उससे हमें क्या पता लगेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या अगर रिंग्स प्रेजेंट हो तो उन सारों का जो टोटल होगा, जो सारों का सम होगा वो कितना होगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड अकेले प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, डबल बॉन्ड रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, उन सबका जो टोटल है वो हमें ये डीबीई की वैल्यू बताएगी। ऑलराइट, समझ में आया। ऑक्सीजन डीबीई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता, सिमिलरली सल्फर भी कोई नहीं डालेगा। अगर सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के जितने मर्जी एटम प्रेजेंट हो, डीबीई की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट हो तो वो भी हो सकता है, उसके लिए भी हम नाइट्रोजन के जैसे उसको 2 से डिवाइड करेंगे और डीबी की वैल्यू में इसको काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट,
अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये डीबी वैल्यू आइसोमेरिज्म में अब कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं। डीबी वैल्यू हम मीथेन की ढूंढते हैं, तो मीथेन के अंदर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, वैल्यूज पुट करोगे तो कार्बन 1 -4/2 हाइड्रोजन के लिए, और क्योंकि इसमें हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो कुछ करना नहीं है, उसमें बाद में +1 कर देंगे। तो 1 -4/2, 4/2 करता है 2, तो 1 - 2 -1, -1 +1 0। अब जीरो है तो इसका मतलब जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है? जीरो का मतलब ये है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होंगे, सारे क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और मीथेन का स्ट्रक्चर आप सब जानते हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सिमिलरली इथेन का स्ट्रक्चर हमने अभी ड्रॉ किया था, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे। देखते हैं डीबी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है, राइट? तो फॉर्मूला के अंदर कार्बन के 2 एटम है तो 2, हाइड्रोजन 6 है तो 6/2, -3 आ जाएगा, 2 -3 -1, -1 +1 अगेन 0। तो अगेन सबके सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, एक एग्जांपल से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमें यहाँ पे h/2 और x/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए आपके पास एक सिंपलर वे और है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर हो CH3Cl, तो इसकी जब मैं डीबी वैल्यू ढूंढूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? 1 -3/2 -1/2 हेलोजन एटम के लिए और +1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये कितना बन जाएगा? अगेन -3 -1, कॉमन एलसीएम 2, तो -4/2। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन अकेले प्रेजेंट हो या हाइड्रोजन के साथ हेलोजन इकट्ठे प्रेजेंट हो, तो हमारे लिए एसेंशियली एक ही बात है। आप यहाँ पे भी देख चुके हो कि यहाँ पे ये वैल्यू -4/2 थी। ठीक है, तो अब ये भी कर सकते हो कि रादर देन इनको अलग अलग लिख के अपना थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करो, चाहे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ही क्यों ना हो, तो अब अगर मॉलिक्यूल के अंदर देखते हो कि हेलोजन का एटम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन और हेलोजन के एटम्स को इकट्ठे ही टोटल कर लो, उसको 2 से डिवाइड करो और आप अपने उस फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? हम इसलिए ये ऐसे हेलोजन्स के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम डीबीई वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है C2H6O। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 कार्बन है 2, 6 हाइड्रोजन है तो 6 डिवाइडेड बाय 2 -3 आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए हमने कुछ करना ही नहीं है, भूल जाएंगे उसको, +1 कर देंगे, तो अगेन जो वैल्यू आएगी वो है 0। तो इसका मतलब क्या कि स्ट्रक्चर के अंदर भी सब सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई रिंग नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब इसका हमें एडवांटेज कहाँ पे आएगा? इसका एडवांटेज हमें आएगा जब हम आइसोमेरिज्म करेंगे, हम आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसके आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं तो लेट अस सी कि हम क्या करेंगे। सो C2H6O के जब हम आइसोमर्स ड्रॉ करने लगेंगे तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन एटम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है? एल्कोहल में प्रेजेंट होता है, ईथर में प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है, कीटोन में प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी प्रेजेंट होता है, बट वहां पे 2 होते हैं, राइट? 2 ऑक्सीजन एटम 2 होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? ऑक्सीजन को देखते ही, ऑक्सीजन को देखते ही पॉसिबिलिटीज है एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। मगर अब इसकी जो डीबीई की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। इसका मतलब है कि सब सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। जो एल्डिहाइड की टोन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होता है? C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें यहां से ये आइडिया मिला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है एल्कोहल्स के बारे में, ईथर्स के बारे में। हमारा काम आसान हो गया, तो हमने क्या किया? एल्कोहल ड्रॉ की 2 कार्बन वाली, ठीक है, और साथ में हमने एक ईथर भी ड्रॉ कर ली 2 कार्बन वाली। इसके अलावा इन दोनों में कोई स्ट्रक्चर और पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस
फॉर्मूला के लिए हमारे पास सिर्फ दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और ये दोनों कैसे आइसोमर्स होंगे, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें C4H10O के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने पिछले लेक्चर में ड्रॉ किए थे। ठीक है, वहां पे मैं आपको बताती गई, आप समझते गए, क्योंकि आपको वहां पे समझना ये था कि किस तरीके की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। अब एक बार जब हमने समझ लिया, हमें एग्जाम में आया, तो हम एग्जाम में उस आइसोमर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि हमें एक एक स्ट्रक्चर मालूम हो कि हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डीबी वैल्यू ढूंढेंगे। डीबी की वैल्यू ढूंढी तो अगेन वो 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अगेन एल्डिहाइड कीटोन नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो अगेन क्या ड्रॉ करना है, एल्कोहल ड्रॉ करनी है, ईथर ड्रॉ करनी है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एल्कोहल्स हमने 4 ड्रॉ की थी। ठीक है, तो ये आई होप मुझे नहीं बताना है। 4 कार्बन की चेन है, पहली पोजीशन पे OH, दूसरी पोजीशन पे OH, 3 कार्बन की चेन, OH पोजीशन नंबर 1 पे, OH पोजीशन नंबर 2 पे। तो इस तरीके से 4 एल्कोहल्स आ गए। और सिमिलरली हमने ईथर्स भी पिछले लेक्चर में ड्रॉ की थी कि 3 ईथर्स पॉसिबल है। और आपस में ये कैसे आइसोमर्स हैं, एल्कोहल और इथल फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ये और सेकंड और थर्ड कैसे हो गए, ये सिर्फ चेन आइसोमर्स हो गए। एंड अगर हम यहाँ पे ये बात करते थे 5 और 6 की मेटावर्स से, तो ये ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है। हमें यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमारा ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, समझ में आ गया। So, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C3H6। अब इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीबी वैल्यू ढूंढ लेंगे। डीबी वैल्यू ढूंढी तो 3 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन थे, 6 - 2 किया, 3 - 3 0 + 1 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, 1 वैल्यू का। 0 का मतलब था कि कोई भी पाई बॉन्ड रिंग नहीं प्रेजेंट है। अब अगर 1 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट आ गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये आया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कि अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। तो जब आप आइसोमर ड्रॉ करोगे और 1 डीबी की वैल्यू आ रही है, अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी ट्राई करो जहां पे एक रिंग प्रेजेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने 3 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लगाया, एक पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर से लगाते तो भी पहली पोजीशन। तो स्ट्रेट लाइन कंपाउंड तो आपके पास एक ही आएगा, राइट, प्रोपीन आएगा या 1 प्रोपीन आएगा। ऑलराइट, अब दूसरा, अब हमारे पास आइसोमर कौन सा हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक रिंग आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि हम एक ये रिंग क्यों ड्रॉ कर सकते हैं। पहले रिंग स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। तो हमारा ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हमने 3 कार्बन की एक रिंग बनाई। आप देख भी सकते हो कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन साइक्लोप्रोपेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों केस में क्या है, सेम है। तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट क्यों है, वेल लेट अस सी दैट। अगर हम एक प्रोपेन ड्रॉ करें तो वो क्या होती है, C3H8 होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके लिए बॉन्ड्स शो कर दिए हैं टू शो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, राइट। अब अगर हमने एक प्रोपेन से एक प्रोपीन बनाना है, तो हमें एक डबल बॉन्ड बनाना है। एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन को माइनस किया है, 2 हाइड्रोजन को माइनस किया है और एक बॉन्ड को ऐड किया है, -2H + 1 बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड बनाया तो वो एक पाई बॉन्ड है, मगर हम अगर एक सिग्मा बॉन्ड भी ऐड कर दें तो भी बॉन्ड तो एक ही बनेगा और 2 हाइड्रोजन कम भी हो जाएंगे, जैसे कि इसमें होगा साइक्लोप्रोपेन में। तो हमने क्या किया, हमने प्रोपेन को लिया, प्रोपेन को हमने इस पोजीशन में रख दिया। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ करने की जगह पे हमने इस पोजीशन में रख दिया, इस पोजीशन में रख दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, ये CH3 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर
CH3 CH2 CH3 मैंने सिर्फ अब उसको स्ट्रेट लाइन की जगह पे इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप में रख दिया। और अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकाल दिया, एक हाइड्रोजन ये निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड बना एक बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, राइट। अगेन दो हाइड्रोजन निकाले और एक बॉन्ड ऐड कर दिया, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। समझ में आ गया। एक बॉन्ड ऐड किया, चाहे मैंने एक सिग्मा बॉन्ड ऐड कर दिया था या मैंने एक पाई बॉन्ड ऐड किया एक रिंग के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक सिग्मा बॉन्ड कहीं से और ऐड कर दोगे, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम रखना है, कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर भी सेम रखना है। स्ट्रेट चेन के अंदर जो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं रिंग में, वही इफेक्ट हमें एक सिग्मा बॉन्ड दे देता है। इसलिए एक रिंग एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया। इसलिए अगर हम प्रोपीन ड्रॉ कर सकते हैं तो हम एक साइक्लोप्रोपेन भी ड्रॉ कर सकते हैं। परफेक्टली फाइन। इस स्ट्रक्चर के हमारे पास दो आइसोमर बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं C3H4 के। अगेन जल्दी से डीबी वैल्यू ढूंढेंगे, वैल्यू आएगी 2, ठीक है। 3 कार्बन, उसमें से 4/2 हमने हाइड्रोजन के लिए माइनस किया, +1 किया, 2 वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यू आई है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमारे पास अगर 1 का मीनिंग एक डबल बॉन्ड था तो 2 का मीनिंग 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड, राइट। अब अगर एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर है तो हम एक डबल बॉन्ड को एक रिंग बना लेते हैं, एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, या 2 के 2 डबल बॉन्ड की 2 रिंग बना सकते हैं, या हम एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 ट्रिपल बॉन्ड इज ऑल्सो 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2 डबल बॉन्ड्स इज ऑल्सो 2 पाई बॉन्ड्स। समझ में आ गया। तो अब मेरे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए। तो हम वन बाय वन अगेन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोपाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अगर इस पोजीशन पे रखते तो भी एक स्ट्रक्चर था, तो इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे हम 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं। पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड ड्रॉ किए, तो ये हमारे पास बन गया प्रो 1,2 डाइईन। अब डबल बॉन्ड की जगह पे हम एक रिंग ड्रॉ कर देते हैं। रिंग ड्रॉ की तो हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन बन गया। अब यहाँ पे हम 2 रिंग ड्रॉ कर सकते थे मगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन के एटम का नंबर कम है। अगर कार्बन के एटम्स का नंबर 4 हो सपोजिटली, ठीक है, तो अगर हमारे पास 4 कार्बन हो तो हम ऐसे एक साइक्लोब्यूटेन बनाएं और उसके बीच में इसका बाईसाइक्लो कंपाउंड ड्रॉ कर दें, तो ये हमारे पास 2 रिंग्स बन जाएंगे। और अगर हमारे पास 5 कार्बन हो तो हम एक इसका स्पाइरो कंपाउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्पाइरो साइक्लो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मगर क्योंकि ये 3 है इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, मगर एटलीस्ट हमने ये सोच लिया कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप कोई भी आइसोमर ना मिस करो, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया C4H6। C4H6 का आपने डीबी वैल्यू ढूंढी, अगेन 2 है, तो इसका मतलब अगेन क्या हो गया कि 2 डबल बॉन्ड एक रिंग एक डबल बॉन्ड, या 2 रिंग या एक ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से ड्रॉ करते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड पोजिशन नंबर 1 पे ब्यूट 1 आइन, उसके बाद हम इसको पोजिशन नंबर 2 पे रख सकते हैं ब्यूट 2 आइन। उसके बाद हम 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं पोजीशन नंबर 1 और 2 पे, हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं पोजीशन नंबर 1 और 3 पे। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। आपस में ये क्या होते हैं, ये पोजीशन का फर्क है, सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप का फर्क हो गया तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, अगेन ये भी पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज ये सब आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप मुझे ये सब चीजें दोबारा से रिपीट नहीं करनी, हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं हम वही करते हैं कि कौन कौन से हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया 2 डबल बॉन्ड वाला हमने ड्रॉ कर लिया, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि 4 कार्बन वाली आप साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ करोगे, बीच में अगर एक बॉन्ड ड्रॉ कर दोगे तो ये आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा,
ठीक है, तो ये एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन C4H6 ही आएगा। फिर उसके बाद हम एक रिंग एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक साइक्लोब्यूटेन बनाया, उसमें एक डबल बॉन्ड डाला, तो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटीन बन गई। अब 4 कार्बन की रिंग बना सकते हैं तो 3 कार्बन की रिंग भी बना सकते हैं, तो 3 कार्बन की रिंग बना दी विद अ डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप बाहर निकाल दिया। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करके और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डबल बॉन्ड को बाहर भी ले जा सकते हैं, हमारे पास ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इनको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आई होप आई डू नॉट हैव टू रिपीट दैट अगेन। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया डीबीई वैल्यू से कि ये पॉसिबिलिटीज थी, हमने एक एक करके सबको करते गए और हमारे सारे स्ट्रक्चर्स बन गए। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6O, और ये हमने पहले पिछले दोनों लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किए इसके आइसोमर्स, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ पे इस लेक्चर को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, डीबी की वैल्यू ढूंढ के सारे जितने भी आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं वो कीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या कुछ आप ड्रॉ कर सकते थे, क्या आपने मिस कर दिया इन केस आप करते हैं। तो इन केस आपने सारे के सारे ड्रॉ कर लिए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा काम। सो नाउ अगर आपने ये कर लिया है तो चलिए आगे मूव करें। तो हमने सबसे पहले क्या ढूंढना है, डीबी वैल्यू ढूंढनी है। डीबी वैल्यू ढूंढोगे तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 बाय 2 3 हो जाएंगे, तो 3 - 3 0 + 1, तो डीबी वैल्यू 1 आई। ठीक है, सबकी सही आ गई, वेरी गुड। अब नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हमारे पास एक ऑक्सीजन है और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या एक रिंग होनी चाहिए जो कि हमारी डीबी वैल्यू बताती है। और एक ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या एल्डिहाइड या कीटोन। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन ड्रॉ करते हैं। तो एल्डिहाइड ड्रॉ किया 3 कार्बन वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल या प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे CHO ग्रुप लगाओ या इधर CHO ग्रुप लगाओगे एक ही बात रहेगी, कोई फर्क नहीं है, इसके मतलब एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। और अब कीटोन ड्रॉ करेंगे तो 3 कार्बन वाली कीटोन भी एक ही पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट कार्बन पे अगर आप लगाओगे तो वो कीटोन नहीं होगा और बीच में सिर्फ एक ही कार्बन है, इसका मतलब है एक ही कीटोन, दैट इज एसीटोन या प्रोपेनॉल। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दो स्ट्रक्चर्स के बाद क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाँ, हम रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे रिंग भी दिखाई दे रही है, तो हम एक रिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उससे पहले क्या कोई डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, थिंक अबाउट इट, राइट। अब यहाँ पे सोचें तो ये बात है कि अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, अगर हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही हो मगर कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। वेल, हम यहाँ पे दो ऑप्शंस बनेंगे हमारे पास। अगर हमें सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, या तो एल्कोहल ड्रॉ करते हैं या ईथर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कोहल ड्रॉ कर लेते हैं जहां पे 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो हमने क्या किया, ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ था उसको कर दिया सिंगल बॉन्ड और इन दोनों कार्बन्स के बीच में ड्रॉ कर दिया डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बना। ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3, ये बन गया तुम्हारा ऑल। ठीक है, प्रोप इन ऑल, प्रोप इन डबल बॉन्ड के लिए ऑल, और क्योंकि 1 1 पोजीशन पे है तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दिस इज अ टॉटोमर ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड या प्रोपेनॉल। इसका मीनिंग क्या है, वेल ये हम जो मीनिंग है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिस्कस करने हैं वो है टॉटोमर्स, राइट। तो अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 5 चीजों को डिस्कस किया है, चेन है, पोजिशन है, रिंग चेन है, मेटामेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म थी। 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी भी बचा है, दैट इज टॉटोमेरिज्म। इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, तो वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे। अब हमने पोजीशन नंबर 1 पे एक डबल बॉन्ड ड्रॉ किया है, पोजीशन नंबर 2 पे भी एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, prop 2 in 1 on। ये टॉटोमर नहीं है, ठीक है, ये वाला एक दूसरे के टॉटोमर है, क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब एसीटोन है,
इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो सेम नेम हो जाएगा, राइट। अब एसीटोन आया, अब एसीटोन के साथ भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे एक OH कर दे और डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ड्रॉ कर दे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर जो है अगेन दिस इज अ टॉटोमर ऑफ एसीटोन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन वाली एल्कोहल है और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आपको यहाँ से शुरू करोगे सो दैट आपको OH ग्रुप और डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोप इन टू ऑल, ऑल राइट। और ये एक टॉटोमर है एसीटोन का, अगेन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, अब हमने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया, हमने OH ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब है कि हम एक डबल बॉन्ड वाले ईथर भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ईथर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पे रख के एक साइड पे 2 कार्बन लगा दिए, एक साइड पे 1 कार्बन लगा दिए, और जो 2 कार्बन है वहां पे उनके बीच में हमने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, ये बन गया मिथॉक्सी ईथीन, और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और अब हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वेल अब हम ड्रॉ करेंगे रिंग वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रेट हो गए तो रिंग ड्रॉ किया। अब रिंग मैंने ईथर से ही शुरू किया, हमने यहाँ पे एक ईथर ड्रॉ की थी और ईथर के साथ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को मैंने रिंग बना दिया और ये ऐसी एक रिंग बन गई, 3 कार्बन और ऑक्सीजन एज अ पार्ट ऑफ द रिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक ईथर बोलते हैं। इसका जो नाम है दैट इज ऑक्सीडेट। अगर आपको अभी ये नाम नहीं भी आते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आने चाहिए कि हम ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, 3 कार्बन की जगह पे 2 कार्बन कर दिए, एक मिथाइल ग्रुप बाहर लगा दिए, इस स्ट्रक्चर का नाम है मिथाइल ऑक्सीडेट, बट ये भी क्या है, एक साइक्लिक ईथर है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि हम ईथर ड्रॉ कर सकते थे जो रिंग वाली थी। हमने इसमें पहले 3 कार्बन वाली रिंग ड्रॉ कर दी, साथ में ऑक्सीजन था, तो ये क्या बन गया, हमारा स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद हमने ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर लगाया, 2 कार्बन लगा दिए, 1 कार्बन को बाहर निकाल दिया, राइट। अब इसका मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा सकते थे, सेम ही रहना था, कोई फर्क नहीं पड़ना। और क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वेल हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक एल्कोहल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 3 कार्बन वाली रिंग ड्रॉ कर दी, तो साइक्लोप्रोपेन बन गया। साइक्लोप्रोपेन पे एक OH लगा दिया तो साइक्लोप्रोपानॉल बन गया। तो ये एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि पॉसिबल है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आई होप आप काफी सारे, एटलीस्ट सब नहीं बना पाए होंगे तो काफी सारे आप बना पाएंगे। और अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है कि आप कैसे स्ट्रक्चर्स को चेंज ओवर कर सकते हो, डबल बॉन्ड्स को, साइक्लिक रिंग्स को, कि आपको अपने डिजायर्ड आइसोमर सब मिल जाए। परफेक्टली गुड, चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H6। C6H6 सुन के क्या याद आया, बेंजीन याद आया, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, सारे के सारे इसके लिए और भी बनते हैं, हाँ और भी बनते हैं। आप इसको देख के पहले मुझे ये बताओ कि आप इसकी डीबी वैल्यू बता सकते हो स्ट्रक्चर को देख के कि क्या होगी। एक हमारे पास रिंग है, 3 हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 3 + 1 इसकी डीबी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर को देख के आप डीबी वैल्यू बता सकते हो उसकी क्या होगी, राइट। तो डीबी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगेन आप देखोगे कि ये 4 ही आएगी, 6 कार्बन, 6/2 3 हो गया, 6 - 3 3 + 1 4, तो डीबी वैल्यू आएगी 4। और 4 डीबी वैल्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो दैट इज बेंजीन, मगर इसके और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि 4 के लिए आपके पास क्या है, 4 के लिए आपके पास 4 पाई बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी आप कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, राइट। तो जैसे कि 4 के लिए आपको 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप 2 ट्रिपल बॉन्ड वाला एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है, आप पोजीशन नंबर 1 और 4 पे ड्रॉ कर सकते हो, 1 और 5 पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 और 4 पे है। आप ऐसे ही इसको 1 और 5 पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन, C6H6, राइट। अब सिमिलरली हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, राइट। पोजीशन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड रखा है, डबल बॉन्ड को पोजीशन नंबर 3 और हमने रखा है 5 पे।
इसी तरीके से इनको हम चेंज ओवर भी कर सकते हैं, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज ओवर करके हम ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन ये एक पॉसिबिलिटी है। अब आप और क्या ट्राई कर सकते हो, हम 4 डबल बॉन्ड भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मगर जब आप 4 डबल बॉन्ड ड्रॉ करोगे तो आप जैसे कि आपने पोजीशन नंबर 1 पे रखा, 2 पे रखा, 3 पे रखा, 4 पे रखा, जनरली व्हाट इज सीन इज कि जब आप 2 डबल बॉन्ड कभी भी इकट्ठे ड्रॉ करते हो तो वो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो हमारे को वो ज्यादा जनरली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो ड्रॉ नहीं किए हुए हैं यहाँ पे। मगर अगर आप आइसोमर के टॉप पे सोचोगे तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, बट जनरली दैट विल नॉट बी सीन क्योंकि वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। अब हम और क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वेल एक तो ये पॉसिबिलिटीज होगी कि हमने इनकी पोजीशंस को चेंज करके हमने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए। फिर उसके बाद हमारे रिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये एक रिंग है हमारे पास, हम और रिंग ड्रॉ कर सकते हैं। 5 कार्बन वाली रिंग ड्रॉ की जिसके अंदर 2 हमने डबल बॉन्ड छोड़े, एक डबल बॉन्ड बाहर चला गया, एक अगेन एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इस तरीके से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ट्राई करते रह सकते हैं बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं C4H8O2 के, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम वाले स्ट्रक्चर्स किए हैं, और आइसोमेरिज्म जब हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ रहे थे तो भी हमने नहीं किए थे। 2 ऑक्सीजन से पहले आपको क्या ध्यान में आता है, सबसे पहले हमें ध्यान में आते हैं या एसिड हो सकते हैं या एस्टर हो सकते हैं, क्योंकि एसिड और एस्टर दोनों कैसे आइसोमर्स होते हैं, वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए भी दो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल है। जैसे कि 0 dB वाले के लिए हमारे पास एल्कोहल और ईथर थे, वैसे ही हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जहाँ पे डीबी वैल्यू 1 आती है, और जहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम आते हैं वहां पे फंक्शनल आइसोमर्स आ जाते हैं एसिड और एस्टर। तो डीबी वैल्यू सबसे पहले ढूंढते हैं, यहाँ पे डीबी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। आई होप आप सारे कर भी सकते हैं, सामने भी आपके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एसिड्स जो कि C4H8O2 के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला एसिड 4 कार्बन सीधे स्ट्रेट चेन में लगा दिए, लास्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप ने आना है तो यहाँ पे लगाया। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये क्या बन जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। अब अगर इसको आप यहाँ पे लास्ट हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होना है, इधर लगाओगे तो अगेन ये ब्यूटानोइक एसिड, नो डिफरेंस। और अगर अब हमें एक और आइसोमर चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की चेन की लेंथ को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन की चेन की हमने लेंथ 3 वाली कर ली, एक मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे आ गया, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ये ही 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पॉसिबल हैं फॉर एन एसिड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। अब नेक्स्ट हम एस्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो ऑलराइट, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स हैं, क्या बता सकते हो, ये कैसे आइसोमर है, ये चेन आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ कार्बन चेन का डिफरेंस है, ठीक है। ये समझ भी आता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एस्टर्स पे। अब एस्टर हमने सबसे पहले किस तरीके से ड्रॉ किया, अभी तक हमने कभी भी एस्टर्स के आइसोमर्स नहीं ड्रॉ किए। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि आप पहले एक, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, एक कार्बन वाले एसिड से, ठीक है, एक कार्बन वाले एसिड के डेरिवेटिव से, राइट। तो हमारे पास जो एक कार्बन वाला एसिड है वो क्या होगा, HCOOH, ठीक है, मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड में अब एक कार्बन आ गया, हमने 4 कार्बन वाला एस्टर बनाना है, तो बाकी 3 को आप उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल मिथानोएट, राइट। इस तरीके से आप मिस नहीं करोगे कुछ। अब सिमिलरली अब आप जो ये वाली चेन है प्रोपाइल की, आपको ये भी मालूम है कि हम इसका आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे आपने ईथर्स में भी ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इसका जो नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे वो क्या बना दिया, अगेन मिथानोइक एसिड का डेरिवेटिव रहेगा, मगर ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, ये हमारे पास है मिथानोएट, मिथानोएट में आगे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, और इथाइल ग्रुप में पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, 1 मिथाइल, ठीक है। तो 1 मिथाइल इथाइल मिथानोएट,
ये हमारे पास दूसरा आइसोमर आ जाएगा इस एस्टर के लिए। अब इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब 2 कार्बन वाला एसिड बना लो। 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होएगा? इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड बनाने के बाद उसका जो डेरिवेटिव है उसमें आपको कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, तो वो हमने इधर लगा दिए। ये बन गया इथाइल इथानोएट। इस तरीके से आप जब एस्टर्स बनाओगे तो आप कुछ नहीं मिस करोगे, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर मिस कर सकते हो, राइट। तो अब नेक्स्ट हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? अब हमने प्रोपानोइक एसिड का डेरिवेटिव ले लिया, तो उसके अंदर अब एक ही कार्बन लगेगा, तो ये क्या बनेगा? मिथाइल प्रोपानोएट, राइट। इसकी भी आप ब्रांचिंग नहीं कर सकते हो, ब्रांचिंग करोगे तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे लगाओगे, अगेन वो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन प्रोपानोइक एसिड। सो ये हमारे पास बना प्रोपानोएट और मिथाइल प्रोपानोएट। तो ये 4 पॉसिबल एस्टर्स हैं। आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एस्टर्स ड्रॉ करने हैं तो आप उसको कैसे करोगे। अब क्या ये हमारे पास सिर्फ वही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जो पॉसिबल है? वेल नो, ये हमारे पास और बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे पास डीबी वैल्यू 1 है। डीबी वैल्यू 1 रखते हुए हमें क्या चाहिए? हमें एक डबल बॉन्ड चाहिए है, हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, मगर इसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। 1 बाय 1 मैं आपको वो कॉम्बिनेशंस दिखाऊंगी। अब मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करूंगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। वो सारे स्ट्रक्चर्स आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तो लेट अस सी दैट। सो डीबी वैल्यू 1 के साथ हम और क्या पॉसिबली ड्रॉ कर सकते हैं? वेल हम ड्रॉ कर सकते हैं हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डीबी वैल्यू 1 आ जाएगी। और साथ में हमने OH ग्रुप लगा दिया तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, एक एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप का ऑक्सीजन। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह सकता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। 4 कार्बन की हमने चेन ड्रॉ की। पोजीशन नंबर 1 पे जब हमने OH डबल बॉन्डेड O रखा तो ये बन जाएगा एक एल्डिहाइड, ये बना ब्यूटानल। अब ब्यूटानल में आप कहीं पे भी एक OH ग्रुप लगा दो तो आपके पास एक हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। हम एक 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल भी बना सकते हैं, हम एक 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल भी ड्रॉ कर सकते हैं। वेल ये क्या आ गया? मैंने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किए हैं, हमने एक नेक्स्ट कीटोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना सकते हो खुद से। इनफैक्ट वो आपका एक होमवर्क रहेगा कि जो जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, उसकी और कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, मेटामर्स हैं, वो आप जो ड्रॉ कर सकते हो। फंक्शनल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है वो मैं आपको सब बता रही हूँ। उसमें पोजीशंस चेंज करके फंक्शनल ग्रुप की, या चेन्स को डिफर करके, या हमारे पास जहाँ पे पॉलीवेलेंट ग्रुप्स आएंगे वहां पे मिथाइल एल्काइल ग्रुप्स की नंबर को चेंज करके आप मेटामर्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो वो सारे आप खुद से ट्राई करोगे। मैं आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का आइडिया दे रही हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल है, ओके। तो नेक्स्ट हमने जब कीटोन ड्रॉ किया तो कीटोन हमेशा पोजीशन नंबर 2 में आएगा। यहां से ड्रॉ करोगे तो भी पोजीशन नंबर 2, यहां से भी ड्रॉ करोगे तो भी पोजीशन नंबर 2 रहेगी, तो ये ब्यूटेन 2 ओन बनेगा, राइट। अब OH ग्रुप की डेफिनेटली आप पोजीशन को वेरी कर सकते हो। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे है, 2 पे ये आ नहीं सकता क्योंकि इस कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसीज हो सकती हैं, तो 3 पोजीशन पे आ सकता है, 4 पोजीशन पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम और क्या ड्रॉ कर सकते हैं? वेल हम ड्रॉ कर सकते हैं एल्कोहल और एल्कीन। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक डबल बॉन्ड चाहिए और 2 ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ड्रॉ करने के लिए अगर मुझे OH ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप रखना है तो मुझे 2 OH ग्रुप चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं क्या ड्रॉ करूंगी? डाइऑल ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे विद अ डबल बॉन्डेड कार्बन। तो स्ट्रक्चर देखो, हमने 4 कार्बन की चेन ड्रॉ की, हमने OH ग्रुप्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट पोजीशंस पे रखा हुआ है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 4 पे, और डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 2 पे, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइऑल। अगेन आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, आप OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज करके और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, बट दैट इज योर जॉब नाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? अब हमने 2 OH ग्रुप की जगह पे नेक्स्ट क्या लगा दिया? एक एल्कोहल, एक ईथर, एक एल्कीन। अगेन डबल बॉन्ड रहेगा तो डीबी वैल्यू सेल्फ
हो जाएगी हमारी सेटिस्फाई, और एल्कोहल से एक ऑक्सीजन आएगा, ईथर से एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अगेन स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ये हमने क्या किया है, हमने एक एल्कोहल ड्रॉ की और डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के दूसरी साइड पे, सो दिस इज एन ईथर ऑल्सो। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। आई होप आप सबको याद है कि कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए मैंने एक ट्रिक वाला लेक्चर भी डाला हुआ है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से, आप सब उसको सर्च कर सकते हो, ट्रिक टू रिमेंबर द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप होगा और ईथर क्या होगा, हमेशा एज अ प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, अब अगर हमने OH एज अ फंक्शनल ग्रुप लिया तो हमारे पास 2 कार्बन वाली एल्कोहल है, तो ये क्या बन जाएगा, इथानॉल। अब इथानॉल में ये पोजीशन नंबर 1 रहेगा जहां पे OH लगा है, पोजीशन नंबर 2 ये वाला कार्बन होगा जहां पे आपके पास एक ईथर एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब ये कैसी ईथर है, ये एक डबल बॉन्डेड ईथर है। ठीक है, तो 2 कार्बन वाला जो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल, तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है, ये बन जाता है विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास CH2 इथीन होता है। इथीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो उसका जहाँ आप उसको एथेनाइल ग्रुप बोलोगे या आप उसको विनाइल ग्रुप बोलोगे। और यहाँ पे अगर हमने अब विनाइल ग्रुप में क्या लगाया है, एक ऑक्सीजन ऑफ द ईथर लगाया, तो ये क्या बन गया, विनाइलॉक्सी। ये कौन सा ग्रुप बन गया, जैसे आप एल्कोक्सी बताते हो, ये क्या बन गया, विनाइल ऑक्सी। ठीक है, तो विनाइल ऑक्सी कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट था, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 विनाइल ऑक्सी इथानॉल, ये इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। इंटरेस्टिंग नेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हम साथ साथ में सीख रहे हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगेन हम एल्कीन रख लें, एल्कोहल को बाहर निकाल दें, 2 ईथर बना दें, 2 ऑक्सीजन ईथर के भी लगा सकते हैं। सो लेट अस सी दैट आल्सो, राइट। तो ईथर प्लस एल्कीन, तो हमने क्या किया, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, इसके एक साइड पे एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन और साथ साथ में एक कार्बन, राइट। तो ये सब हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दैट इज इथीन या इथाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके 2 पोजीशन पे क्या लगा दिया, ईथर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1,2 डाइमिथॉक्सी एथिलीन। ठीक है, समझ में आ गया। अब और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, लेट अस सी दैट आल्सो। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से हमने ड्रॉ कर दिए, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है C4H8O2 के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाए थे, उसमें हमने क्या किया था कि एल्डिहाइड या कीटोन रखा, उससे हमें DB वैल्यू मिल गई और एक ऑक्सीजन मिल गया, और साथ में हमने एल्कोहल बना दिया, उससे हमें एक ऑक्सीजन मिल गया। बिल्कुल वैसे ही हम ईथर और कीटोन या ईथर और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, दिस इज मेथॉक्सी प्रोपानोन। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी बन गई जहां पे हम ईथर और कीटोन या ईथर प्लस एल्डिहाइड बना सकते हैं, सिर्फ आपको इसकी पोजीशन को वेरी करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड, यहाँ पे परऑक्साइड आया तो इसका मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उसी को हम परऑक्साइड बोलते हैं। इसको आप ऑलरेडी हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में स्टडी कर चुके हो, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को जो हमने ड्रॉ किया, इसका नाम क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O है और साथ में H है, इसको हमने बोला हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हाइड्रोपरऑक्साइड में हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है, ये 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनाइल ग्रुप। ये कैसा अल्काइल ग्रुप है, ये एक डबल बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप है। मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी सिखाई थी कि हम अल्केनाइल ग्रुप्स को कैसे नेम करते हैं। तो ये क्या है, प्रोपेनाइल ग्रुप है। प्रोपेनाइल ग्रुप है जिसमें सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हमारे लिए वो भी मेंशन करना जरूरी था। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोप टू इनाइल, या हमने इसको आगे लिख दिया, दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग। तो 2 प्रोपेनाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, और 2 प्रोपेनाइल में हमारे पास इस ग्रुप का भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज 1 मिथाइल। सो दिस इज 1 मिथाइल 2 प्रोपेनाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। परफेक्टली फाइन।
ऑलराइट, अब जैसे हमने इसको एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, हम इसको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दी हमने, डबल बॉन्ड आपका इससे डीबी वैल्यू इक्विवेलेंट हो गया, खत्म हो गया, और OOH लगा दिया, तो दिस इज साइक्लोब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। अगेन आप ये 3 कार्बन वाला लगा सकते हो, एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो। तो अगेन आप इस चेन को भी वेरी करके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। इन दोनों, अगर मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो उनकी पोजिशंस को भी आप वेरी करके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ठीक है, अगेन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट अब हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम साइक्लिक एल्कोहल्स ड्रॉ कर सकते हैं, साइक्लिक डाइऑल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 2 O चाहिए तो 2 OH ग्रुप लगाने ही पड़ेंगे। डबल बॉन्ड आपका साइक्लिक रिंग से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइऑल। अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, OH ग्रुप्स की पोजीशन को वेरी करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसको यहाँ रखा है, एक को यहाँ पे रख सकते हो, फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 3 कार्बन वाली चेन कर सकते हो। आपके पास 3 सब ग्रुप्स आ जाएंगे, एक CH3 और 2 OH आ जाएंगे। आप उनको अगेन वेरी करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइक्लिक ईथर। अब ईथर के अंदर भी आपको एक O तो आपने रिंग में जैसे कि यहाँ पे ले लिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने एक OH ले लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये पेंटागन बना है और उसमें ऑक्सीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ठीक है, ये इसका नाम है। नाम आपको भी नहीं आता है, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। और उसकी सेकेंड पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी लगाया, सो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। अगेन आप OH ग्रुप की पोजीशन को वेरी करके और नाम और आइसोमर बना सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे O और OH लिया है, हमने यहाँ पे O और O ले लिया। अगेन एक पॉसिबिलिटी बन गई, दिस इज 1,2 डाइऑक्सेन और ऑर्थो डाइऑक्सेन। अगेन यहाँ पे आप मेटा पैरा सब बना सकते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स, बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आप सब उनको ट्राई कीजिए, जितने भी बना सकते हैं बनाइए। हमारी ईमेल आईडी में अभी आपको शो कर दूंगी, तो ठीक है, आप उस ईमेल आईडी पे अपने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं वो ड्रॉ करके हमें भेज सकते हो। हम आपको बताएंगे कि आपने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए वो सब सही हैं, गलत हैं, सब ड्रॉ कर पाए या नहीं कर पाए। सो दैट वुड बी योर होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एसेंशियली हमारा लेक्चर खत्म हो गया। जो कुछ मुझे आपको पढ़ाना था वो मैंने आपको सब पढ़ा दिया, मगर आपको कुछ यहाँ पे मैं 2 टेबल्स दे रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे। जब भी आप कोई भी आइसोमर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये डीबी वैल्यू, उसके साथ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, वो आपको एक लिस्ट देने से आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि आप क्या स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे आपको वहां पे ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो डीबी वैल्यू अगर 1 रहेगी तो एक पाई बॉन्ड है, इसका मीनिंग। तो हमारे पास एक रिंग हो सकता है या एक पाई बॉन्ड हो सकता है। एक पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डीबी वैल्यू 2 होगी तो 2 पाई बॉन्ड पॉसिबल है। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए आप एक ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो या आप 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। 2 डबल बॉन्ड की जगह पे आप 2 साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर सकते हो, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज आएंगी, एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अगर डीपी वैल्यू हमारी 3 आएगी, 3 का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बॉन्ड चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड बन गए, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, आपके दो दो एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो और एक रिंग बना सकते हो। ठीक है, एक साइकिल बना सकते हो, 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो या 3 रिंग्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो ये अब आपके पास पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। अगर 4 होगा तो 4 आपको मालूम है कि एक बेंजीन रिंग होता है। अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हमने, 5 रिंग वाले भी ड्रॉ किए। मगर द मोमेंट एक डीबी वैल्यू 4 आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में बनेगी। और उसके साथ बाकी जो कुछ आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको दिए हैं, अब यहाँ से 4 ऑनवर्ड्स, वो एक बेंजीन रिंग के साथ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो है। ये इसलिए है क्योंकि आपको जनरली हो सकता है कि इससे आगे बियॉन्ड आइसोमर नहीं पूछे जाए एग्जामिनेशन में, मगर जब आप कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, तो आप उसकी डीबी वैल्यू ड्रॉ देख के आप उसका जो मोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है। आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या बनाना चाहिए। ठीक है, तो 4 डीबी के आसमान बेंजीन रिंग बन जाएगी। अगर 5 है तो हम उसको 4+1 में ब्रेक कर देंगे, एक बेंजीन रिंग होगी और एक डबल बॉन्ड होगा। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद 5 हो गया। 6 के बाद 6 में क्या है, उसको 4+2 कर दो, तो एक बेंजीन रिंग और 2 डबल बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करने हैं। बाकी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा कि आपको क्या ड्रॉ करना है। यहाँ के ऑनवर्ड्स आपको जनरली सब एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर 7 आ गया तो 4+3 में ब्रेक कर दिया, 8 आ गया तो 4+4। तो यहाँ पे आपको जनरली अगर आइसोमर्स पूछे जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड के ही आइसोमर्स पूछे जाएंगे। ऑलराइट, सो अब इस टेबल में हमने आपके लिए क्या ड्रॉ किया है, जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल आइसोमर्स जो कि पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप एग्जाम्पल सब देख चुके हो कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले क्या है, CnH2n, किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का होता है। एल्कीन के अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड की जगह आप इक्विवेलेंट क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक रिंग ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n हो तो आप एक एल्कीन ड्रॉ कर सकते हो या एक साइक्लो एल्केन ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 एल्काइन के लिए होता है। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड हो गए। 2 पाई बॉन्ड हो गए तो इसका मतलब है कि आप उसकी जगह पे 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, एल्का डाइइन। 2 डबल बॉन्ड की जगह पे एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बना सकते हो, साइक्लो एल्कीन। एक एक की एल्कीन की जगह पे एक और रिंग ड्रॉ कर सकते हो, 2 रिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, वो क्या बन सकते हैं, बाइसाइक्लो एल्केन या स्पाइरो एल्केन। ठीक है, आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है CnH2n+2O, तो ये क्या होते हैं, एक कार्बन एक सॉरी ऑक्सीजन वाला, जहाँ पे डीबी वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 0। तो वो क्या होगा हमारे पास, या एल्कोहल होगा या ईथर होगा। CnH2nO हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डीबी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, एल्डिहाइड बना सकते थे, कीटोन बना सकते थे, साइक्लिक एल्कोहल बनाए, साइक्लिक ईथर बनाए, अनसैचुरेटेड एल्कोहल अनसैचुरेटेड ईथर बनाए। ठीक है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं CnH2n O2, जैसे कि C4H8O2 बनाया था। राइट, तो वहां पे सबसे पहले हमने क्या बनाए थे, 2 ऑक्सीजन वाले एसिड एस्टर, फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन, साइक्लिक डायोल, साइक्लिक ईथर्स। तो ये और बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉमन वाले लिख दिए हैं जो कि पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट, अब यहाँ पे ये क्या लिखा रह गया, वेल ये लिखा रह गया कि अगर हम जब डीबी वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो डीबी वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आ जाए, ठीक है, तो वहां पे उसका मीनिंग क्या होता है, अगर डीबी वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है तो उसका मतलब ये है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई हुई है। राइट, कार्बन की वैलेंसी कब सेटिस्फाई नहीं होती, वो तब होती है जब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्पीशीज बताता है, जैसे कि कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, कार्बन फ्री रेडिकल्स है। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जीओसी पार्ट 3 में मैकेनिज्म सब रिएक्शंस के देखेंगे, वहां पे सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि C7H7 है, दिस रिप्रेजेंट्स अ बेंजाइल एनायन। अगर आप इसकी अब डीबी वैल्यू ढूंढोगे तो क्या आएगी, कार्बन आएंगे 7, हाइड्रोजन कितने आगे, 7 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 3.5। ठीक है, +1। तो ये डीबी वैल्यू क्या आ रही है, ये एक फ्रैक्शनल डीबी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसी जब फ्रैक्शनल डीबी वैल्यूज आती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई इंटरमीडिएट ऑफ अ रिएक्शन प्रेजेंट है रादर देन की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया। फाइन, सो आई होप अब आप सबको ये समझ में आ गया कि ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है। इसके साथ हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स के बारे में सोच सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये वाले आइसोमर्स हम इसके बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला लेक्चर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे, हम टॉटोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जगह पे हम इसको यूज करने वाले हैं, इसलिए यहीं पे समझना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है अगला लेक्चर। हम एक लेक्चर आइसोमेरिज्म का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नया लेक्चर पोस्ट करें, नया कोर्स पोस्ट करें।
आपके डाउट्स हमेशा मोस्ट वेलकम, आप हमें मेल कर सकते हैं at h2ochemistry@gmail.com, या आप उसको कमेंट सेक्शन में भी डाल के पोस्ट कर सकते हैं। अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करते जाइए, कहीं पे भी कोई डाउट आया उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर दो। बड़ा चीज है, कमेंट सेक्शन में नहीं डाल सकते हो तो मेल कर दो, मगर अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करते जाओ। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम, खूब सारी पढ़ाई करो, गॉड ब्लेस यू।